रिच डैड एंड पुअर डैड। वे जितना ज़्यादा खर्च करते हैं और जितने ज़्यादा लोगों को काम पर रखते हैं, उनका संगठन उतना ही बड़ा होता जाता है। सरकार में जितना बड़ा उनका संगठन होता है, उतना ही ज़्यादा सम्मान उन्हें दिया जाता है। दूसरी तरफ मेरे संगठन में मैं जितने कम लोगों को रखूं और जितना कम पैसा खर्च करूं, निवेशक मेरा उतना ही ज़्यादा सम्मान करते हैं। इसलिए मैं सरकारी आदमियों को पसंद नहीं करता हूं। उनके लक्ष्य बिजनेस के अधिकतर लोगों से हटकर होते हैं। जैसे जैसे सरकार के कर्मचारी बढ़ते हैं, उन्हें पैसे देने के लिए उतने ही ज़्यादा टैक्स की भी ज़रूरत होती है। मेरे पढ़े लिखे डैडी इस बात में भरोसा नहीं करते थे कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। वे जॉन ऑफ कैनेडी से प्रेम करते थे और खासकर पीस कॉपर्स के विचार से। वे इस विचार को इतना ज़्यादा चाहते थे कि वे और मेरे माँ दोनों ही पीस कॉपर्स के लिए काम करते थे और मलेशिया, थाईलैंड जाने वाले स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग करते थे। वे हमेशा अतिरिक्त बजट में बढ़ोतरी की कोशिश करते थे ताकि वे ज़्यादा लोगों को भर्ती कर सकें। ऐसे वे शिक्षा विभाग की अपनी नौकरी में भी करते थे और पीस कॉपर्स में भी यह उनका काम था। जब मैं 10 साल का था, तब से मैं अपने अमीर डैडी से यह सुनता आया हूँ कि सरकारी कर्मचारी आलसी चोरों का गिरोह है, और मेरे गरीब डैडी से मैं यह सुनता हूँ कि अमीर लोग लालची और बदमाश होते हैं, जिनके सरकार को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। दोनों ही विचार के पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक तरफ तो मेरे शहर के सबसे बड़े अमीरों में से एक के लिए काम करता था और दूसरी तरफ जब मैं घर जाता था तो वह मेरे डैडी होते थे, जो एक नामी सरकारी नेता थे। यह तय करना आसान नहीं था कि कौन सही बोल रहा है और किसकी बात पर मुझे भरोसा करना चाहिए। परंतु जब आप टैक्स के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो एक दिलचस्प सामने आता है। जैसे मैंने कहा कि टैक्स का लागू होना सिर्फ इसलिए संभव हो सकता है क्योंकि जनता रॉबिन हुड के अर्थशास्त्रीय सिद्धांतों में भरोसा करती थी, जिसमें अमीरों से लेकर बाकी सब में बांट दिया जाता है। समस्या यह थी कि सरकार की पैसे की भूख इतनी बढ़ गई कि जल्दी ही मध्य वर्ग पर भी टैक्स लगने की नौबत आ गई और वहां से धीरे धीरे टैक्स का बोझ नीचे की तरफ आता गया। दूसरी तरफ अमीरों ने इसे एक मौके की तरह देखा। वे उन्हें नियमों से नहीं खेलते हैं जिनसे जनता खेलती है। जैसे मैंने बताया कि अमीर पहले ही कॉरपोरेशन के बारे में जानते थे, जो पानी के जहाज़ों के दिनों में लोकप्रिय हुए थे। अमीरों ने हर समुद्री यात्राओं की संपत्तियों के जोखिम को सीमित करने के लिए कॉरपोरेशन का उपयोग किया। अमीर लोग हर समुद्री यात्रा के लिए पैसा जुटाने के लिए कॉरपोरेशन में अपना पैसा डालते थे। फिर यह कॉरपोरेशन न्यू वर्ल्ड में खजाने की खोज के लिए नाविकों को भर्ती करता था। अगर जहाज डूब जाता था तो नाविकों की जान जाती थी, परंतु अमीर लोगों को होता था कि उनका वह पैसा डूब जाता था जो उन्होंने उस समुद्री यात्रा के लिए दिया था। आगे आने वाले चित्र दर्शाते हैं कि किस तरह कॉर्पोरेट आपके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से बाहर सिर्फ इतना ही नुकसान बैठता है। अमीर लोग किस तरह खेल को खेलते हैं। घटी हुई कर योग्य आय, व्यय, आय, व्यय और टैक्स। पर्सनल कॉर्पोरेशन तो आय, संपत्ति और दायित्व।
कॉरपोरेशन के कानून ढांचे की ताकत के ज्ञान से अमीरों को गरीबों और मध्य वर्ग की तुलना में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। मुझे 2 डैडियों ने शिक्षा दी थी, जिनमें से एक समाजवादी थे और दूसरे पूंजीपति। मुझे जल्दी ही वह महसूस हुआ कि पूंजीपति में पैसे की ज़्यादा समझ है। मुझे ऐसा लगा कि पैसे की नासमझी के कारण समाजवादी आखिरकार खुद को ही सजा देता है। अमीरों से वसूलों का नारा लगाने वाली भीड़ चाहे जितनी जोर लगा ले, अमीर लोग उनसे जितना का रास्ता हमेशा ढूंढ निकालते हैं। इसी कारण टैक्स आखिरकार मध्य वर्ग पर लगे। अमीरों ने बुद्धिजीवियों को अपनी बुद्धि से हरा दिया, सिर्फ इस कारण क्योंकि वे पैसे की ताकत को जानते थे और यह विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता था। अमीर लोग ने बुद्धिजीवियों को किस तरह हराया? एक बार अमीरों से वसूलों का कानून हुआ तो सरकार की तिजोरी में पैसा आने लगा। पहले तो लोग इस बात से खुश हुए। यह पैसा सरकारी कर्मचारियों और अमीरों को दिए जाने लगा। सरकारी कर्मचारियों के पास यह पैसा नौकरियों और पेंशनों के रूप में गया। अमीरों के पास यह पैसा उनकी फैक्ट्रियों के जरिए मिले सरकारी कॉन्ट्रैक्शन से आया। सरकार के पास ढेर सारे पैसे थे, परंतु उस पैसे के मैनेजमेंट की समस्या थी। दूसरे शब्द में, सरकारी नीति में अगर आप एक सरकारी है तो आप पैसा बचाना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप अपने लिए फंड को खर्च नहीं कर पाते हैं तो आपको अगले बजट में उतनी राशि नहीं मिलेगी और निश्चित रूप से आपके योग्य को माना ही नहीं जाएगा। दूसरी तरफ बिजनेस में पैसा बचाने के लिए इनाम मिलता है और ऐसा करने पर आपको काबिल माना जाता है। जब बढ़ते हुए सरकारी खर्चों का यह चक्र चलता रहा तो पैसे की मांग बढ़ी और अमीरों से टैक्स वसूलों के विचार में अब कम अमीर लोगों को भी शामिल कर लिया गया और इस तरह सरकार इतनी नीचे आ गई कि वे गरीब और मध्य वर्गीय लोग भी टैक्स के दायरे में आ गए, जिन्होंने इसके लिए वोट दिए थे। सच्चे पूंजीपतियों ने बचने का तरीका खोजने के लिए अपने पैसे की समझ का प्रयोग किया। वे कॉरपोरेशन की सुरक्षा में चले गए। कॉरपोरेशन अमीर लोगों को सुरक्षा देता है, परंतु कई लोग जिन्होंने कभी कॉरपोरेशन नहीं बनाया नहीं जानते कि कॉरपोरेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। कॉरपोरेशन केवल एक फाइल का फोल्डर होता है जिसमें कुछ कानूनी दस्तावेज लगे होते हैं और जो राज्य सरकार की एजेंसी में दर्ज होकर किसी वकीलों के ऑफिस में रखा होता है। यह कई बड़ी बिल्डिंग नहीं होती है जिसके कारण कॉरपोरेशन का नाम लिखा होता है। यह कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह भी नहीं होता। कॉरपोरेशन केवल एक कानूनी दस्तावेज है जो एक ऐसी कानूनी देह बना देता है जिसकी कोई आत्मा नहीं होती है। अमीरों की संपत्तियां एक बार फिर सुरक्षित हो गई है। एक बार फिर कॉरपोरेशंस का प्रयोग लोकप्रिय हो या स्थायी इनकम टैक्स कानून के पारित होने के बाद हुआ, क्योंकि कॉरपोरेशन के लिए इनकम टैक्स की दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स की दर से कम थी। इसके अलावा पैसा पहले बताया जा चुका है जैसा कॉरपोरेशन द्वारा कुछ खर्च टैक्स चुकाने से पहले किए जा सकते हैं। अमीर और गरीब के बीच यह लड़ाई सदियों से चली आ रही है। अमीरों से वसूलों का नारा लगाने वाली भीड़ अमीरों के हमेशा खिलाफ रही है। यह लड़ाई तब छिड़ती है जब कानून बनते हैं और यह
लड़ाई अनंत काल तक चलती रहेगी। समस्या यह है कि जो लोग हारते हैं उनमें समझ की कमी है। हराने वाले लोग वे हैं जो हर सुबह उठकर तैयार होते हैं और अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर टैक्स देते हैं। अगर वे यह समझ पाते हैं कि अमीर लोग किस तरह से पैसे का खेल खेलते हैं तो वे भी इस खेल को उसी तरह से खेल सकते हैं। फिर वे भी पैसे से आज़ाद हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसलिए मैं हर बार सिहर जाता हूँ जब भी मैं किसी को अपने बच्चे को यह सलाह देते सुनता हूँ कि स्कूल जाओ ताकि सुरक्षित नौकरी मिल सके। जिसे कर्मचारी में पैसे की समझ नहीं है वह बच नहीं सकता, चाहे उसकी नौकरी कितनी भी सुरक्षित क्यों ना हो। औसत अमेरिका व्यक्ति आज सरकार के लिए 5 से 6 महीनों तक काम करती है ताकि वह टैक्स चुकाने के लिए पैसा जमा कर सके। मेरे विचार में यह समय बहुत ज़्यादा है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं आपको सरकार को उतना ही ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए मेरा मानना है कि अमीरों से वसूलों का नारा उन्हीं लोगों पर भारी पड़ गया जिन्होंने इसके लिए वोट दिया था। हर बार लोग अमीरों को सज़ा देने की कोशिश करते हैं। अमीर लोग चुपचाप उसका पालन नहीं करते हैं बल्कि वे पलटकर वार करते हैं। उसके पास पैसा, ताकत और इरादा होता है जिसके दम पर वे चीज़ों को बदल सकते हैं। वे चुपचाप बैठकर ज़्यादा टैक्स नहीं चुकाते, वे ऐसे तरीके खोजते हैं जिनमें उन पर टैक्स का कम से कम बोझ पड़े। इसके लिए वे चतुर और स्मार्ट वकीलों तक अकाउंटेंट की सेवाएं लेते हैं और राजनेताओं को मानते हैं कि वे कानून बदले या कानूनी बचाव के रास्ते बनाएं। उनके पास परिवर्तन करवाने के लिए ज़रूरी संसाधन होते हैं। अमेरिका का टैक्स कानून भी टैक्स बचाने के लिए कई रास्ते प्रदान करता है। इनमें से अधिकतर रास्ता हर एक के लिए खुले हैं, परंतु इनका फ़ायदा सामान्य तौर पर अमीर लोग ही उठाते हैं क्योंकि वे इनकी खोज करते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने काम से काम रखते हैं। उदाहरण के तौर पर लोकप्रिय शब्द 1031 इंटरनल रेवेन्यू कोड के अनुच्छेद 1031 का रूप है, जिसमें रियल एस्टेट बेचने वाले को टैक्स चुकाने में देरी करने का मौका मिलता है अगर वह ज़्यादा महंगे रियल एस्टेट को खरीदता है तो साझेबाजी में फ़ायदा नहीं लेता। रियल एस्टेट एक ऐसा पूंजी निवेश है जो इतना बड़ा टैक्स लाभ देता है। जब तक आप कम कीमत की प्रॉपर्टी बेचकर ऊंची कीमतों में बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं तो आपको तब तक टैक्स नहीं देना पड़ता जब तक कि आप उसे नकद ही न रखना चाहे। जो लोग कानून द्वारा दी गई इन टैक्स की छूटों का लाभ नहीं उठाते वे अपने संपत्ति वाले कॉलम को बनाने का एक बहुत बड़ा मौका खो देते हैं। गरीब और मध्य वर्ग के पास इतने संसाधन नहीं होते हैं, वे चुपचाप बैठे रहते हैं और सरकार की सुइयों को अपनी बाह पर लगने देते हैं और ब्लड डोनेशन की इजाज़त दे देते हैं। आज में ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले या कम छूट लेने वाले लोगों की संख्या से लगातार मजबूत होता रहता है और वे ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वे सरकार से डरते हैं। और मैं जानता हूँ कि सरकारी टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की ताकत टैक्स एजेंट कितना डरावना होता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके बिजनेस बंद हो गए और उनके लिए सरकार दोषी थी। मुझे यह सब पता है, परंतु जनवरी से लेकर मई के पहले तक सरकार के लिए काम करना एक बहुत बड़ी कीमत है जो हम टैक्स के डर के कारण चुकाते हैं। मेरे गरीब डैडी ने कभी पलटकर वार नहीं किया, मेरे अमीर डैडी ने भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने केवल खेल को चतुरता से खेला और जिन्होंने ऐसे कॉर्पोरेशन के माध्यम से किया जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है।
अमीर डैडी से मेरा पहला सीखा गया सबक आपको याद होगा। मैं 9 साल का बच्चा था और मुझे उनसे बात करने के लिए बहुत समय का इंतज़ार करना पड़ा था। मैं अक्सर उनके ऑफिस में बैठकर उनका इंतज़ार करता था। वे जानबूझकर मुझे नज़रअंदाज करते रहते थे। वे चाहते थे कि मैं उनका ताकत को पहचानूं और एक दिन खुद भी इतना ही ताकतवर बनना चाहूं। जितने भी समय तक मैंने उनके मार्गदर्शन में पढ़ा और सीखा, उन्होंने मुझे हमेशा याद दिलाने की ज्ञान की ताकत है और पैसे के साथ जो बड़ी ताकत आती है उसे बनाए रखने के लिए और उसे कई गुना करने के लिए सही ज्ञान की ज़रूरत होती है। उस ज्ञान के बिना संसार आपको इधर उधर धक्के मारते रहता है। अमीर डैडी हमेशा माइक और मुझे यह याद दिलाते करते हैं कि सबसे ज़्यादा डरावना व्यक्ति बॉस या सुपरवाइज़र नहीं होता बल्कि टैक्समैन होता है। अगर आप उसे मौका देते हैं तो टैक्समैन हमेशा आपसे ज़्यादा से ज़्यादा वसूल कर लेगा। पैसा मेरे लिए काम करे, मैं पैसे के लिए काम न करूं। मेरा यह पहला सबक दरअसल ताकत के बारे में है। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप ताकत को अपने बॉस के हाथ दे देते हैं। अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो आप ताकत को अपने पास रखते हैं और उसे काबू में रखते हैं। एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसे की ताकत का ज्ञान हो जाए, फिर हमें पैसे से स्मार्ट हो जाना चाहिए और हमें डराने वाले लोगों से निपटने के रास्ते ढूंढ लेने चाहिए। इसके लिए आपके पास कानूनी की समझ होनी चाहिए और इस बात की भी कि सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आप अज्ञानी हैं तो आपको अज्ञानी से डराया जा सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं तो आपके पास बचने का मौका होता है। इसलिए अमीर डैडी स्मार्ट टैक्स अकाउंटेंट और वकीलों को इतना ज़्यादा वेतन देते थे। वकीलों को वेतन देना सरकार को टैक्स देने से भी सस्ता था। मेरे लिए उनका सर्वश्रेष्ठ सबक था, स्मार्ट बनो ताकि तुम्हें इधर उधर धक्के ना दिए जा सके। और मैंने ज़िंदगी भर इसे आजमाया और अपनाया। वे कानून जानते थे क्योंकि वे कानून का आदर करते थे। वे कानून जानते थे क्योंकि कानून न जानना बहुत महंगा साबित हो सकता था। अगर आप जानते हैं कि आप सही है तो आप किसी से भी उलझने से नहीं डरेंगे, चाहे आपका मुकाबला रॉबिन हुड और उसके गिरोह से ही क्यों ना हो। मेरे पढ़े लिखे डैडी मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि मैं किसी अच्छे कॉरपोरेशन में बढ़िया सी नौकरी खोजूं। वे मुझे हमेशा उन अच्छाइयों के बारे में बताते थे जो कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ने से हासिल की जा सकती है। वे यह नहीं समझ पाते थे कि कॉर्पोरेशन से मिलने वाले वेतन के चेक पर पूरी तरह निर्भर रहने से मैं एक ऐसी गाय बन जाता था जिसे जा सकता था। जब मैंने अपने अमीर डैडी को अपने गरीब डैडी की सलाह बताई तो वे केवल हंसे। उन्होंने सिर्फ यही कहा, सीढ़ी का मालिक ही क्यों ना बना जाए। बचपन से मुझे यह समझ में नहीं आया था कि अपने कॉरपोरेशन के मालिक होने से अमीर डैडी का क्या मतलब था। यह एक ऐसा विचार था जो असंभव और डरावना लग रहा था। हालांकि मैं इस विचार से रोमांचित था, परंतु मेरी कम उम्र में मैं इस संभावना पर विचार ही नहीं कर पा रहा था कि वयस्क लोग किस दिन मेरी कंपनी में काम करेंगे। सच बात तो यह है कि अगर अमीर डैडी नहीं होते तो मैं अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह का पालन कर रहा होता। मेरे अमीर डैडी के बार बार याद दिलाने के कारण ही मेरे अपने कॉरपोरेशन का विचार जीवित रखा और यह मुझे एक अलग राह पर चलाता रहा।
जब मैं 15 या 16 साल का था तो मैं जानता था कि मैं उस राह पर नहीं चलने वाला जो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने बताई है। मैं नहीं जानता था कि मैं ऐसा किस तरह करूँगा, परंतु मैंने सोच लिया था कि मैं भीड़ के साथ नहीं चलूँगा और उस दिशा में नहीं जाऊँगा जिस तरफ मेरे सहपाठी जा रहे थे। इस फैसले ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। जब तक मैं 25 साल का हुआ तब तक मेरे अमीर डैडी की सलाह मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आई थी। मैंने हाल ही में मरीन कॉर्प्स छोड़ी थी और मैं जेरोक्स के लिए काम कर रहा था। मुझे बहुत पैसा मिल रहा था, परंतु हर बार जब भी मैं अपने पैसे के चेक को देखता था तो मुझे हमेशा निराशा होती थी। कटौतियाँ इतनी ज़्यादा थी और जितना ज़्यादा मैं काम करता था कटौतियाँ उतनी ही ज़्यादा होती थी। जब मैं ज़्यादा सफल होने लगा तो मेरे वरिष्ठ बॉस मेरे प्रमोशन और पैसे बढ़ाने की बातें करने लगे। यह सुनने में अच्छा लगता था, परंतु मैं अपने कानों में अपने अमीर डैडी की यह आवाज़ भी सुन सकता था। तुम किसके लिए काम कर रहे हो? तुम किसे अमीर बना रहे हो? 1974 में जेरोक्स के कर्मचारी के रूप में ही मैंने अपना पहला कॉरपोरेशन बनाया और अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया। पहले से ही मेरे संपत्ति वाले कॉलम में कुछ संपत्तियां मौजूद थी, परंतु अब मैंने ठान लिया था कि उन्हें ज़्यादा बढ़ाया जाए। कटौतियाँ वाली पैसे को देख देख कर मुझे अमीर डैडी की सलाह में समझदारी दिखने लगी थी। अगर मैं अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह पर चलता तो मुझे अपना भविष्य साफ नज़र आ रहा था। कई लोग यह अनुभव करते हैं कि अगर कर्मचारी अपने काम से काम रखे तो यह उनके बिजनेस के लिए बुरा होता है। मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है, परंतु मेरे साथ ऐसा नहीं था। एक बार मैंने अपने काम से काम रखने की ठान ली और अपने संपत्तियां बढ़ाना शुरू कर दिया तो मैं एक बेहतर कर्मचारी बन गया। मेरे पास अब एक लक्ष्य था। मैं सुबह जल्दी आ जाता था और मेहनत से काम करता था और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाता था ताकि मैं उसे रियल एस्टेट में निवेश कर सकूं। हवाई में उस समय कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थी और वह किस्मत चमकाई जा सकती थी। जितना ही ज़्यादा मुझे यह लगा कि वह निवेश की संभावना है, उतना ही ज़्यादा जेरोक्स मशीनें मैंने बेची। मैंने जितनी ज़्यादा मशीनें बेची मुझे उतना ही ज़्यादा पैसा मिला और हाँ, मेरे पैसे के चेक से उतना ही ज़्यादा कटौतियाँ हुई। यह प्रेरणादायक था। मैं कर्मचारी होने के जाल से बाहर निकलना चाहता था और इसलिए मैं कम मेहनत करने के बजाय ज़्यादा कड़ी मेहनत करना चाहता था। 1978 तक मैं सेल्स में चोटी के 5 लोगों में से एक था, प्राय नंबर 1। मैं चूहा दौड़ से बहुत जल्दी बाहर निकलने के लिए बेताब था। 3 साल से भी कम समय में मैं जेरोक्स की तुलना में अपने छोटे से कॉरपोरेशन से कहीं ज़्यादा कमा रहा था, जबकि मेरा कॉरपोरेशन रियल एस्टेट में निवेश करने वाली कंपनी थी और वह पैसा जो मैं अपने कॉरपोरेशन में अपनी कंपनी संपत्ति वाले कॉलम में बना रहा था, वह पैसा मेरे लिए काम कर रहा था। मुझे कॉपियर बेचने के लिए दरवाजे खटखटाने की ज़रूरत नहीं थी। अमीर डैडी की सलाह में मुझे ज़्यादा समझदारी दिख रही थी। जल्दी ही मेरी प्रॉपर्टी से आने वाला कॉलम इतना ज़्यादा हो गया था कि मेरी कंपनी ने मेरे लिए मेरी पहली कार खरीद दी। जेरोक्स के लोगों को लगा कि मैं अपने कमीशन बेच रहा हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं कर रहा था। मैं अपने कमीशन को संपत्ति वाले कॉलम में निवेश कर रहा था। मेरा पैसा और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मेरी संपत्ति वाले कॉलम का हर डॉलर एक बढ़िया कर्मचारी था, जिसकी कड़ी मेहनत के कारण और ज़्यादा कर्मचारी तैयार होते थे और वे सब मिलकर अपने बॉस को एक नई कार गिफ्ट के रूप में दे देते थे और वह भी टैक्स चुकाने के पहले।
मैंने जेरोक्स के लिए ज़्यादा कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। मेरी योजना सही तरह से चल रही थी और मेरी कार इसका जीता जागता सबूत थी। अपने अमीर डैडी से सीखे गए सबक के कारण मैं उस चूहा दौड़ के मिथक से बाहर निकलने में सफल हो सकता था और कम उम्र में ही एक सफल बन सकता था। यह पैसे की समझ से ही संभव हुआ था। इस वित्तीय ज्ञान के बिना, जिसे मैं आर्थिक IQ कहूँगा, आर्थिक आज़ादी की मेरी राह में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई होगी। अब मैं आर्थिक सेमिनारों में दूसरों को इस आशा के साथ सिखाता हूँ ताकि मैं उनके साथ अपना ज्ञान बांट सकूँ। जब भी मैं लेक्चर देता हूँ तो मैं लोगों को यह याद दिलाता हूँ कि आर्थिक IQ विद्वान के 4 बड़े क्षेत्रों से आने वाले ज्ञान से बनता है। नंबर 1 है अकाउंटिंग, जिसे मैं आर्थिक साक्षरता कहता हूँ। अगर आप देश बनाना चाहते हैं तो यह बहुत ज़रूरी है। आप जितने ज़्यादा धन के लिए जिम्मेदार होंगे उतनी ही ज़्यादा सूक्ष्मता की ज़रूरत होगी, नहीं तो आपका देश क्षेत्र ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएगा। यह बाएं मस्तिष्क का पहलू है जिसमें वर्ण या सूक्ष्मता की ज़रूरत है। आर्थिक वह योग्यता है जिसके सहारे आर्थिक स्टेटमेंट्स को पढ़ा और समझा जा सकता है। इस योग्यता से आप किसी भी व्यवसाय की कमजोरियों और मजबूतियों को पहचान सकते हैं। नंबर 2 है निवेश, जिसे मैं पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान कहता हूँ। इसमें तकनीक, रणनीति और फॉर्मूले की ज़रूरत होती है। यह मस्तिष्क का दायां पहलू है, यानी रचनात्मक पहलू। नंबर 3 है बाजार की समझ, मांग और पूर्ति का विज्ञान। बाजार से तकनीकी पहलू को जानने की ज़रूरत होती है जो कि भावनाओं द्वारा संचालित होते हैं। 1996 में क्रिसमस के दौरान टिकल मी एल्मो डॉल का प्रकलन भी तकनीकी या भावनाओं द्वारा संचालित बाजार का उदाहरण है। बाजार का दूसरा तत्व निवेश की मूलभूत या आर्थिक समझ है। क्या किसी निवेश में समझदारी है या वर्तमान बाजार में परिस्थितियों के हिसाब से ऐसा करना नासमझी है। कई लोग यह सोचते हैं कि बाजार को समझना या निवेश की अवधारणा बच्चों को समझ में नहीं आएगी क्योंकि वे जटिल होती है। वे यह नहीं देख पाते हैं कि बच्चे इन विषयों को अनुभूति से समझ लेते हैं। जो लोग एल्मो डॉल से परिचित नहीं होंगे उनके लिए यह एक शीशम स्ट्रीट कैरेक्टर थी जिसे क्रिसमस के पहले बच्चों में खूब प्रचलित किया गया था। खूब लगभग सभी बच्चे इसे खरीदना चाहते थे और अपनी क्रिसमस टी सूची में उन्होंने इसे सबसे ऊपर रखा था। परंतु क्रिसमस के लिए इसका विज्ञापन करने के बाद जब यह बाजार से गायब हो गई तो कई लोग यह सोचने लगे कि कहीं कंपनी ने जानबूझकर तो इसे गायब नहीं कर दिया। इसकी मांग बहुत ज़्यादा थी और पूर्ति बहुत कम, इसलिए बाजार में हड़बड़ी का माहौल बन गया था। स्टोर्स में जब खरीदने के लिए कोई डॉल नहीं बची तो दुकानदारों और दूसरे खिलौने बनाने वाले को इसमें मुनाफा कमाने का मौका देखा। जिन्हें डॉल नहीं मिल पाई थी वे दुर्भाग्यशाली मम्मी डैडी क्रिसमस के लिए कोई दूसरा खिलौना खरीदने के लिए मजबूर हो गए थे। टिकल मी एल्मो डॉल की अविश्वसनीय लोकप्रियता मेरी समझ में नहीं आई, परंतु यह मांग और पूर्ति के अर्थशास्त्र का बढ़िया उदाहरण है। यही बात स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और बेसबॉल कार्ड बाजारों पर लागू होती है। नंबर 4 है कानूनी। उदाहरण के तौर पर अकाउंटेंट निवेश और बाजारों की तकनीकी दक्षताओं के सहारे कॉर्पोरेशन का प्रयोग विस्फोट वृद्धि प्रदान कर सकता है। कोई भी आदमी जिसे कॉर्पोरेशन द्वारा दिए जाने वाले टैक्स फायदों और सुरक्षा का ज्ञान हो वह बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है, जो किसी कर्मचारी या छोटे बिजनेस के मालिक के लिए
संभव नहीं है। इसमें उतना ही अंतर है जितना पैदल चलने वाले और उड़ने वाले में होता है। यह अंतर बहुत ज़्यादा हो जाता है जब हम इसे दीर्घकालीन संपत्ति के संदर्भ में देखते हैं। पहला, टैक्स लाभ। एक कॉरपोरेशन कई ऐसी चीज़ें कर सकता है जो एक आदमी नहीं कर सकता है, जैसे कि यह टैक्स देने के पहले खर्च कर सकता है। यह विद्वान का एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत रोमांचक है, परंतु इसके अंदर घुसना तब तक जरूरी नहीं है जब तक कि आपका बिजनेस या संपत्ति बहुत बड़ी ना हो। कर्मचारी कमाते हैं और टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है उससे अपना खर्च चलाते हैं। एक कॉरपोरेशन कमाते हैं जिसका खर्च कर सकते हैं करता है और फिर बची हुई रकम पर टैक्स चुकाता है। यह अमीरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे बड़ा कानूनी बचाव का रास्ता है। इसे बनाना आसान है और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। यदि आपके पास अपने खुद के निवेश हो जो अच्छा कॉलम दे रहे हो, उदाहरण के तौर पर आपने कॉरपोरेशन का फ़ायदा यह है कि घूमने जाने का कार्यक्रम हवाई में बोर्ड मीटिंग बन जाता है। कार का भुगतान, बीमा, रिपेयर आदि कंपनी खर्च में डाल दिए जाते हैं। हेल्थ क्लब की सदस्य भी कंपनी खर्च है। अधिकतर रेस्टोरेंट के डिनर भी आंशिक व्यय है और भी ऐसे बहुत से खर्च हैं जो टैक्स चुकाने के पहले किए जाते हैं। दूसरा है कानूनी मुकदमों से सुरक्षा। हम एक कानूनी समाज में रह रहे हैं। हर आदमी आपसे फ़ायदा चाहता है। अमीर लोग आपसे क्रेडिट से अपनी अधिकतर संपत्तियों को छुपाने के लिए कॉरपोरेशन का सहारा लेते हैं। जब भी कोई किसी अमीर आदमी पर दावा ठोकता है तो उसे यह पता चलता है कि वह कानूनी कवच से घिरा हुआ है और दरअसल उस अमीर आदमी के पास कोई संपत्ति है ही नहीं। वे हर चीज़ पर नियंत्रण रखते हैं परंतु वे किसी चीज़ के मालिक नहीं होते। गरीब और मध्यवर्गीय लोग हर चीज़ के स्वामी होने की कोशिश करते हैं और इसलिए जब उन पर दावा ठोका जाता है तो वे सरकार या अपने साथी नागरिकों के साथ अपनी संपत्ति खो बैठते हैं। उन्होंने रॉबिन हुड की कहानी से यह सीखा है कि अमीरों से वसूलो, गरीबों में बांट दो। इस पुस्तक का लक्ष्य यह नहीं है कि कॉरपोरेशन बनाने का तरीका बताया जाए, परंतु मैं कहूँगा कि अगर आपके पास किसी तरह की वैध संपत्तियाँ हो तो आप जितनी जल्दी हो सके कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले फ़ायदे और सुरक्षा के बारे में ज़्यादा जान लें। इस विषय पर कई पुस्तकें लिखी गई है जो इन फ़ायदों के बारे में विस्तार से बताती है और कॉरपोरेशन बनाने के लिए ज़रूरी सीढ़ियों को भी समझाती है। एक पुस्तक खास तौर पर एक बहुत अच्छी है जिसका शीर्षक है थिंक एंड ग्रो रिच। यह पुस्तक कॉरपोरेशन की ताकत का बखूबी वर्णन करती है। आर्थिक IQ दरअसल कई कुशलताओं और गुणों का मेल है। तो यही कहूँगा कि यह ऊपर बताई गई 4 तकनीकी दक्षताओं का जोड़ है जो मूलभूत आर्थिक ज्ञान का आधार है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो इन दक्षताओं के जोड़ से आपका आर्थिक ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कॉरपोरेशन के मालिक अमीर लोग। पहला है कमाते हैं, खर्च करते हैं और टैक्स चुकाते हैं। कॉरपोरेशन के लिए काम करने वाले कर्मचारी कमाते हैं, टैक्स चुकाते हैं, खर्च करते हैं। आपकी संपूर्ण आर्थिक रणनीतियों के लिए हम आपकी संपत्तियों के चारों तरफ कॉरपोरेशन का कवच लपेटने की बहुत ज़्यादा सलाह देते हैं।